गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने कल तक कहां तक देखा था? कल आपने नर्वस सिस्टम देख लिया था। नर्वस सिस्टम आपका समाप्त हो चुका है। आज हम देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या देखेंगे? एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने कोई गलत चीजें खा लिया है, तो उस गलत चीजें को हमारे शरीर के अंदर से वह कौन सा भाग है, हमारा शरीर का वह कौन सा उत्सर्जन अंग है, एक्सक्रेटरी पार्ट है, जो उस चीज को बाहर निकाल देगा। जैसे हमने मान लीजिए कि जो आप प्याज काटते होंगे, तो प्याज को काटते हैं और उसको अगर 2 दिन तक छोड़ देंगे तो उससे गंध आने लगती है। तो आप बताइए कि क्या आप उस प्याज को खाएंगे तो क्या आपके पेट में गंध नहीं आएगी? लहसुन में गंध होता है, लहसुन को खाएंगे तो क्या उसमें गंध रहती है? तो क्या आपके पेट में गंध नहीं होगा? आपके पेट में भी गंध जाता है। तो उस गंध को कौन बाहर निकालता है? आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालता है? आपका पसीना को बाहर कौन निकालता है? आपके शरीर के अंदर का नमक जो होता है ना, उसको बाहर कौन निकालता है? आप जो पेशाब होता है, पेशाब को बाहर कौन निकालता है? इसके बारे में देखेंगे। कैसे कैसे पेशाब आता है, इसके बारे में देखेंगे। यानी कि मेनली आपको जो है ना, इसमें किडनी के बारे में ही पढ़ना है, जिसको हम हिंदी में वृक्क कहते हैं और इसी को उर्दू में गुर्दा कहा जाता है। आइए हम देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। बने रहेंगे, 100% समझ में आएगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखिए, आप शुरू से ही जानते आ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे। हम शुरू से ही चलते आ रहे हैं कि सिस्टम का मतलब तंत्र ही होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? हम शुरू से जान रहे हैं कि सिस्टम जहां भी देखेंगे यानी कि तंत्र। अकेला कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे हमारा फैमिली है पूरा, तो वो पूरा फैमिली काम करने वाला, तो वह एक तंत्र कहलाएगा, सिस्टम। लेकिन अगर फैमिली के किसी एक मेंबर को अगर आप खड़ा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी फैमिली का एक मेंबर हूं, तो मुझे कहीं खड़ा कर दिया जाएगा, तो मैं जो हूं कि एक सिस्टम नहीं हूं। लेकिन हमारा फैमिली का पूरे परिवार को एक साथ लाया जाएगा, वह एक सिस्टम होगा। दिस इज अ सिस्टम। तो समझिएगा कि एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र आखिर किसको कहा जाता है। जैसे देखिए कि हमारे शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या कहा जाता है? कि हमारे शरीर के अंदर से शरीर से अपशिष्ट। देखिए, अपशिष्ट किताबी लैंग्वेज है। अपशिष्ट को आप कहिए कि खराब पदार्थ कहिए, खराब पदार्थ कहिए, या इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गंदा पदार्थ कहिए, गंदा पदार्थ। तो देखिए कि ये क्या करता है कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। तो देखिए कि हमारे शरीर के अंदर से अपशिष्ट यानी गंदे पदार्थों को, खराब पदार्थों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। आप कहेंगे कि उत्सर्जन तंत्र तो कह दिए, लेकिन इसमें जो जो मुख्य भूमिका निभाती है, जो जो इस कार्य को करता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए कि जो इस कार्य को करता है, जो हमारे शरीर का जो अंग कार्य करता है, क्या करता है? कार्य करता है, उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी पार्ट कहते हैं। तो देखिए कि हमारे शरीर के अंदर से यदि अपशिष्ट यानी कि गंदे पदार्थों को अगर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ है, नमक निकलता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है? आप ब्लैक शर्ट पहन लीजिए ना, आपको अगर पता नहीं चल रहा है नमकीन, नहीं तो आप चाट करके देखिए। जैसे भैंस के चमड़ा को चाट करके दीजिए, रोड को चाट करके देखिए, आपको नमकीन लगेगा। तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? नमक निकलता है। भैंस के शरीर से क्या निकलेगा? नमक निकलेगा। आप उसको चाट करके देख सकते हैं। तो कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर से अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थों का, यानी कि गंदे पदार्थों का बाहर निकलना ही एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। लेकिन कह रहा है कि जो हमारे शरीर का जो अंग होगा और जो यानी कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम करेगा, हमारा शरीर का वह अंग जो एक्सक्रेटरी सिस्टम करने में यानी कि उत्सर्जन तंत्र करने में जो मुख्य भूमिका निभाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहलाता है? उत्सर्जन अंग कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में वह कौन कौन सा उत्सर्जन अंग है। यानी देखेंगे कि मानव में उत्सर्जन अंग देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं।
चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि मानव में उत्सर्जन अंग। हमने तो देख लिया कि यानी कि उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं कि मानव में, हेडिंग डाल लेंगे, मानव में उत्सर्जन अंग। क्या जानवरों में देखने जाएंगे, मानव में ही देखते हैं। तो मानव में उत्सर्जन अंग को हम देखने जा रहे हैं। देखिए मानव में आपका उत्सर्जन अंग नंबर 1 में आप ले लीजिए, आपका फेफड़ा है जिसको आप लंग्स कहते हैं। दूसरा आप कहेंगे आपका त्वचा है जिसको आप स्किन कहेंगे। तीसरा आप कहेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। चौथा नंबर में आप कहेंगे कि यकृत जिसको लीवर हम कहते हैं। 5 नंबर आपका है वृक्क। क्या है, वृक्क, जिसको हम उर्दू में गुर्दा, हिंदी में वृक्क और अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो देखिए ये आपका 5 जो है ना, ये हमारा शरीर का जो 5 भाग है, जो 5 अंग देख रहे हैं ना, ये मुख्य भूमिका निभाता है किसमें, उत्सर्जन में। आप कहेंगे कि सर हमने जब ये पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र में तो फेफड़ा मुख्य भूमिका निभाया था कि ऑक्सीजन को लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक दिया था। तो आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेंका तो वह एक उत्सर्जी अंग था कि नहीं था, तो वह हमारा उत्सर्जी अंग था। क्या था, उत्सर्जी अंग को इसने फेंका था। इसलिए हम कहेंगे कि फेफड़ा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी करता है और साथ ही साथ यह उत्सर्जन तंत्र भी करता है, यह उत्सर्जन अंग भी है। तो देखिए फेफड़ा हमारा क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। हमारा शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, यानी कि यह एक उत्सर्जन अंग है कि नहीं है। और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेंक देता है। उसके बाद आप कहेंगे कि सर वाष्पशील पदार्थ, क्या है, वाष्पशील पदार्थ, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी वाष्पशील पदार्थ, जैसे आप कह सकते हैं एग्जांपल के लिए कि हमने प्याज को खाया, लहसुन को खाया और जो कि दीगर चीजें जो मसाला वाला चीज होता है, तो लहसुन को खाए, प्याज को खाए, इन सब में क्या होता है, गंध होता है। क्या होता है, गंध होता है। तो हमारे शरीर के अंदर से जो गंध होता है ना, उस गंध को भी बाहर कौन निकालता है, तो ये हमारा फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है ये हमारा 2 चीजों में मुख्य भूमिका निभाती है। एक तो ये श्वसन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है और दूसरा ये क्या करता है कि उत्सर्जन तंत्र में भी मुख्य भूमिका। पहला इसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। दूसरा आप कहेंगे कि ये वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जैसे हमने प्याज को खाया, उसमें गंध, उसको बाहर निकाल देता है। लहसुन खाए, लहसुन में गंध, उसको बाहर निकाल देता है। जैसे हमने मसाला वाला चीज खाए, उसमें भी गंध होता है, तो उसके गंध को बाहर निकाल देता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर का जितने भी गंध होता है, खाने पर अगर हम खाते हैं उसमें जितने भी गंध आती है, उस गंध को बाहर कौन निकालता है, आपका फेफड़ा ही मुख्य भूमिका निभाता है। आप कहेंगे कि सर बलगम, क्या होता है, बलगम, यानी कि आप जब क्या होता है कि सुबह में ब्रश भी करते होंगे तो बहुत से लोग क्या होता है, और बहुत से लोग का बलगम निकलता है। तो बलगम क्या होता है कि हमारा फेफड़ा में, जब हम फेफड़ा पढ़ा चुके हैं, लंग्स पढ़ा चुके हैं, इसमें जो होता है एल्वियोली, क्या होता है, एल्वियोली में बलगम जाके बैठ जाता है और फेफड़ा जब क्या होता है, धक्का मारता है, यानी आपका जो ये नीचे से धक्का देता है, तो आपका बलगम क्या होता है, बाहर आता है। किसके रास्ते, फेफड़ा ही इसको बाहर निकालता है। तो आप कहेंगे कि फेफड़ा जो है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, वाष्पशील पदार्थों को जैसे गैस वाला, प्याज वाला, लहसुन वाला और मसाले वाले चीजों को बाहर किया। उसके बाद बलगम को, क्या है, बलगम को। आगे हम समझते हैं आपका होता है कि त्वचा। आगे क्या है, त्वचा। त्वचा से आप क्या कहेंगे कि सर इससे पसीना निकलता है। क्या निकलता है, यानी हमारे शरीर से, देखिए आपको लंग्स हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको त्वचा नहीं पढ़ा है। त्वचा हम पढ़ाएंगे तब आपको डीपली समझेंगे। अभी आप समझिए कि हमारे शरीर से पसीना निकलना, तो पसीना निकल रहा है तो ये भी क्या है, एक उत्सर्जन अंग है। पसीना निकलना उत्सर्जन अंग। कहेंगे कि सर नमक भी तो निकलता है। कहेंगे कि नमक कैसे निकलता है, गर्मी के दिनों में आप ब्लैक शर्ट पहन लीजिए, आपका क्या होगा ना कि ऊपर में सादा सादा हो जाएगा और आप उसको चाट कर देखेंगे तो आपको नमकीन लगेगा। जैसे आप अपने स्किन को यानी कि त्वचा को चाट कर देखेंगे, आपको नमकीन लगेगा। क्यों, क्योंकि नमक का स्त्राव होते रहता है। दूसरी बात इसमें आपने क्या देखा, नमक। तीसरा बात इसमें देखेंगे कि सीबम। देखिए सीबम आपको नया नया नाम लग रहा होगा, हाँ मुझे मालूम है कि आपको नया लगेगा, लेकिन आपको याद भी हो जाएगा। देखिए सीबम क्या होता है, ये तैलीय पदार्थ होता है। सीबम क्या होता है, तैलीय पदार्थ। मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं, वायल लिख देता हूं, ऑयल
देखिए तो सीबम जो होता है ये तैलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? तैलीय पदार्थ। जैसे देखिए कि जब आप रात में सो रहे होते हैं, सो करके जब आप सुबह में जगते हैं तो आप यदि नाक जो देख रहे हैं, नाक के दोनों साइड में ऐसे करेंगे ना तो आपको तैलीय पदार्थ निकलता है। तो आप समझते हो कि ये तो तेल है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इसको ही सीबम कहा जाता है। यानी आपके नाक के ऊपर जो आप ऐसे, आप अपने फेस पर भी देख सकते हैं, यानी ज्यादातर आप नाक के ऊपर देखेंगे। सवाल ये भी होता है कि नाक से क्यों निकलता है, क्योंकि जब हम आपको स्किन बताएंगे तब आपको डीपली बताएंगे। अभी यहाँ पर आप खकोर करके सवाल ना पूछे तो बेहतर होगा। तो यहाँ देखिए कि सीबम है। सीबम क्या होता है कि यह एक तैलीय पदार्थ होता है। नाक पर यहाँ पर आप जो है ऐसे कर करके सुबह में उठेंगे तो आप देख सकते हैं यह एक तैलीय पदार्थ होता है। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर से निकलता है। तो यह हमारा स्किन क्या हो गया? ये उत्सर्जन अंग हो गया। अब हम देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है ना कि इसको हम उत्सर्जन अंग कैसे करते हैं? बड़ी आंत, जैसे देखिए कि हमने कुछ भोजन किया तो भोजन करने पर क्या हमारा सारा भोजन पच जाता है पेट में? सारा भोजन, अरे भाई हमने किया, आहार नल में जाएगा। सबसे पहले मुख गुहा, ग्रास नली, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय में जाएगा जिसको हम एनस कहते हैं, जिसको हम गुदा भी कहते हैं। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, आपको हम बड़ी आंत पढ़ा चुके हैं। तो बड़ी आंत में क्या होता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो भोजन नहीं पचता है, बड़ी आंत क्या करता है ना कि उसको मल द्वार के जरिए, जिसको हम कहते हैं कि लैट्रिन के रास्ते, क्या है लैट्रिन, आप एग्जांपल के लिए समझिए, जिसको हम काइल कहते हैं, क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। तो लैट्रिन के रास्ते उसको क्या करता है कि बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो बड़ी आंत क्या करता है कि हमारा शरीर के अंदर जो भोजन नहीं पचा है उस भोजन को काइल के रास्ते यानी लैट्रिन के रूप में उसको बाहर कर देता है। आगे समझिएगा यकृत। आगे क्या है? यकृत। यकृत क्या करता है कि हमारे शरीर में अमोनिया, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ होता है। अमोनिया जो है ना बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। तो ये अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को, अमोनिया जैसे ये खतरनाक पदार्थ को ये यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया। देखिए अमोनिया NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला बहुत सबको पता होता है, किसी किसी को रेयर केस में नहीं पता होता है, लेकिन यूरिया का फॉर्मूला तो पता ही नहीं होता है। देखिए मैं शॉर्ट बता देता हूं कैसे आप याद कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं याद रखा हूं। तो देखिए अमोनिया को आप कहेंगे कि सर ये तो HNO3 कितना होता है? HNO3, ये हमारा अमोनिया हो गया। लेकिन यूरिया को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए NH2, यूरिया का होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। कैसे आप याद रखेंगे? देखिए मैंने याद किया है कि NH2 को कहेंगे NH2, NH2 को क्या कहेंगे? NH2, और CO है तो को कहेंगे और इसको कहेंगे NH2। यानी आप यूरिया का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? NH2 को NH2, NH2 को NH2, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए आप किसी भी तरीके से, आपका माइंड जिस तरीके से कर रहा है ना, आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरा बात ना मान के आप कोई और दिमाग लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपका माइंड जो है कि उसको याद रख सकता है, आपका सेरिब्रम मजबूत होगा। तो देखिए कि NH2 को NH2, आप नया नया चीज को लेंगे ना तो आपका सेरिब्रम काफी मजबूत होता है। नया नया चीज यानी कि इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, आपका सेरिब्रम मजबूत होगा। तो देखिए NH2 को NH2, NH2 को NH2, NH2 को NH2, ये आपका क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है। और अमोनिया का NH3 होता है। अमोनिया का क्या होता है? NH3। आगे हम समझते हैं वृक्क। आगे हमको क्या है? वृक्क। देखिए आपको जनरली जो है ना इसमें वृक्क के बारे में ही पढ़ना है। और आज आपका जो है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र समाप्त हो जाएगा, एक ही क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनरली इसमें आपको पढ़ना है वृक्क, जिसको हम किडनी, और उर्दू में इसी को गुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्दा कहा जाता है। देखिए ये वृक्क क्या करता है? वृक्क क्या करता है कि जैसे देखिए ये हमारा पेशाब बनता है। वृक्क में क्या करता है कि हमारा पेशाब का निर्माण होता है, जिसको हम मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो इसमें क्या होता है कि पेशाब, क्या होता है? पेशाब का स्त्राव होता है। पेशाब का स्त्राव, आप कह सकते हैं कि इसमें पेशाब का निर्माण भी होता है, इसमें मूत्र का निर्माण। तो मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण, आप कहेंगे कि मूत्र रहता कैसे है, मूत्र आता कैसे है, मूत्र निकलता कैसे, इसको मैं बताता हूं डीपली। चलिए आगे हम समझते हैं किसके बारे में, केवल और किडनी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम वृक्क कहते हैं और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे किडनी की ओर। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम किसके बारे में देखेंगे? वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं। इसका मैं फिगर भी बनाकर आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर के भाग को भी मैं बताऊंगा, एक एक पार्ट को बताऊंगा, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, मध्य भाग। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। क्या बताने जा रहे हैं? वृक्क। इसी को गुर्दा कहते हैं, अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। चलिए
ये क्या करता है कि ये मूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मूत्र, यानी कि पेशाब का निर्माण करता है। तो मूत्र का निर्माण कहां होता है? मूत्र का निर्माण, देखिए मूत्र का निर्माण इसी में होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है, मूत्र का जो पीएच मान होता है, कहीं कहीं आपको देगा कि 4.8 से 8.4 देता है। कहीं कहीं आपको देगा कि 4.5 से 8.6 देता है। आप दोनों याद रखिए ना, क्या दिक्कत है? दोनों याद रख लेंगे, जो भी देगा उसको मार देंगे, है कि नहीं? अगर आपसे पूछेगा कि मूत्र अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो ये आपका अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। क्यों? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो बेसिक होता है, जिसको हम क्षारीय कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। देखिए हमारा रक्त जो होता है, ब्लड को छाना जाता है, इसी में वृक्क में ही छाना जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ब्लड का छानना, रक्त का स्पंदन कहिए, या इसी को आप छानना कहिए, रक्त का छानना। इसी में छनाता है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। देखिए डायलिसिस सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि डायलिसिस में होता क्या है। अरे भाई, डायलिसिस में आपका ब्लड जो होता है ना, ब्लड को छाना जाता है। जैसे आपने चाय बनाया तो चाय पत्ती को क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं और चाय नीचे चला जाता है कप में। तो उसी तरीके से इसमें जो जितने भी गलत चीज रहता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है छान करके, जिसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस मेथड ये जो होता है कि ऑस्मोसिक मेथड द्वारा होता है। ये क्या होता है? ऑस्मोसिक मेथड, जिसको हम प्रासरण विधि कहते हैं। तो देखिए आपका जो रक्त का स्पंदन होता है, यानी रक्त को जो छाना जाता है, वो जिसको हम ये डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिक मेथड के द्वारा। ऑस्मोसिक मेथड के द्वारा आपका डायलिसिस होता है। देखिए आप जानते हैं कि किडनी जो है ना, सब चीज को ना एक दूसरे को सुरक्षा की जरूरत है। जैसे हमारा ब्रेन को ऊपर क्रेनियम नामक कपाल सुरक्षा कर रहा था, उसके अंदर गए तो इसको मेनिंजेज सुरक्षा दे रहा था। मेनिंजेज की 3 परत, ड्यूरामेटर, फिर आपने पायामेटर देखा, फिर आपने 3 परत देखा था। उसी टाइप से आपने देखा था स्पाइनल कोड को भी मेनिंजेज, इसमें भी 3 परत, ड्यूरामेटर, पायामेटर, इसमें भी देखा था, यानी कि 3 परत देखा था। सब में सुरक्षा। लंग्स आप पढ़े, फेफड़ा में क्या था? इसको भी सुरक्षा दिया जा रहा था। यानी कि सारी चीजों को जो है, आंतरिक चीजों को सुरक्षा दिया जा रहा है। तो आप बताइए, क्या इस किडनी को सुरक्षा नहीं दिया जाएगा? इसको पेरोकार्डियम क्या है? तो देखिए इसको क्या दिया जाता है? सुरक्षा दिया जाता है। तो किडनी को भी क्या दिया जाता है? सुरक्षा। किससे? पेरोकार्डियम। क्या है? किससे सुरक्षा दिया जाता है? आगे हम समझते हैं कि रक्त का स्पंदन तो देख लिए, छानना, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। इसमें ऑस्मोसिक क्या है? ऑस्मोसिक मेथड द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिक मेथड द्वारा। चलिए आगे हम इसका देखते हैं, किडनी के बारे में, यानी वृक्क के बारे में, कैसे कैसे भाग होता है, उस भाग को हम, इसके अंग को देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए मैं इसका फिगर बना देता हूं, आप लोग भी फिगर बना लेंगे। चलिए सेंटर में ही बना देते हैं। ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कहे कि सर हमको समझ में नहीं आया। समझे? ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं। आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे।
देखिए ये आपका क्या है, यही आपका किडनी है, यही आपका क्या है, किडनी है। इसका मैं अभी और अच्छे से फिगर बना देता हूं। ये तो है मेरे द्वारा बनाया गया फिगर, आप जनरली यहां पर भी फिगर देख सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्या रहा, यही आपका किडनी है, यही आपका क्या है, किडनी है। देखिए मैं इन सभी का नाम भी आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या होगा, बिल्कुल देखिए इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर मैं ग्रीन से कर दे रहा हूं, इसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एड्रीनल ग्लैंड, जब हम ग्लैंड बनाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल ग्रंथि के बारे में बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे। तो ये आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है। देखिए ये जो दाहिना किडनी होता है ना, दाहिना किडनी जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दाहिना किडनी, ये क्या है, राइट किडनी है, ये आपका राइट में है, राइट किडनी, और ये आपका लेफ्ट किडनी है। क्या है, लेफ्ट किडनी है। तो देखिए ये आपका दाहिना किडनी है, दाहिना किडनी लेफ्ट किडनी से हल्का नीचा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लीवर होता है ना, ये दाहिना साइड में ही होता है, और ये इसको दबा करके रखता है। क्या करके रखता है, दबा करके रखता है, इसीलिए ये नीचे की ओर आता है दाहिना किडनी। देखिए ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, और ये वाला भाग देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है। देखिए इसको हम कहते हैं वेन कावा, वेन कावा। आप कहेंगे कि ये क्या होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि वेन कावा किसको कहा जाता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टा। देखिए इसको महाशिरा और इसको महाधमनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, महाशिरा, महाशिरा। इसका आप उधर भी इमेज देख सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं, महाधमनी, महाधमनी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नसें हैं, ये क्या है, नस आप देख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नस है, इसी से पेशाब आता है, इसी के रास्ते। ये भी क्या है, नसें हैं। चलिए तो ये आपका नस है। चलिए ये क्या है, ये नस है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों साइड में ये आपका नस है। इसको हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। अंग्रेजी में इसको कहेंगे यूरिनरी वेन। ये आपका क्या है, मूत्रवाहिनी है, ये आपका क्या है, मूत्रवाहिनी। तो देखिए यहां से जो निकलता है ना इसको हम क्या कहते हैं, और यहां से जो जाता है इसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसको आपने कहा था कि फेफड़ा में जो आता था उसको क्या कहा जाता था। जैसे आप कहते होंगे कि महाशिरा, एक विन होता है, एक अर्टरी होता है कि नहीं होता, उसी तरीके से। और यहां पर ये आपका मूत्र मार्ग है, ये आपका क्या है, ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग। आप बताइए कि यहां पर तो पेशाब रहेगा ना, तो यहां पर जो रहता है ना, जहां पर, उसको कहते हैं मूत्राशय। आप बताइए कि आप जब पीत पढ़े थे तो जिसको हम गाल कहे थे, क्या कहते हैं, गाल। तो पीत को गाल कहते हैं, और जहां रहता है उसको ब्लडर, यानी हमने गाल ब्लडर। पीत कहां रहता है, पिताशय में रहता है, यानी गाल ब्लडर में। तो आपका मूत्र यानी जो यूरिन है वो कहां रहता है, मूत्राशय में। तो आप इसको यूरिनरी ग्लैंड नहीं कर सकते हैं, आप इसको यूरेथ्रा, इसको देखिए यूरेथ्रा कहा जाता है, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है, इसको यूरेटर कहा जाता है। इसको आप यूरेनरी, यूरेनरी, यूरेनरी ग्लैंड कहिए, सॉरी यूरेनरी ग्लैंड, यूरेनरी ब्लाडर, यूरेनरी ब्लाडर,
और इसको आप क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी को इसको आप कहेंगे यूरेटर। इसको क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो आप किडनी देख रहे हैं ना, ये जो आप किडनी देख रहे हैं, इसका लेयर होता है। इसका क्या होता है, लेयर होता है। मैं बना देता हूं, इसके आंतरिक लेयर को क्या कहा जाता है, इसके बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, जहां से निकलता है उसको क्या कहा जाता है, इसको समझते हैं। तो देखिए ये जो आप किडनी देख रहे हैं ना, इसके बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, इसके आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, इसको समझते हैं। देखिए इसके आंतरिक भाग को, आंतरिक मैं लिख देता हूं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला। देखिए आंतरिक भाग को क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। तो आप कहेंगे कि सर बाहरी भाग को क्या कहेंगे, ये देखिए मैं रंग देता हूं इसको, ये आपका बाहरी भाग है, ये आपका क्या है, बाहरी भाग है। तो देखिए इसके आंतरिक भाग को मेडुला और बाहरी भाग, बाहरी भाग, और एक होता है कि प्रवेश द्वार, जहां से प्रवेश करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम रेनल हाइलम कहते हैं। देखिए इसमें जो प्रवेश करता है किडनी में, प्रवेश द्वार, एक होता है प्रवेश द्वार। तो देखिए कि प्रवेश द्वार को हम हाइलम कहते हैं, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम कहते हैं। तो देखिए कि इसके आंतरिक भाग को, यानी किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, और किडनी के जो इसके बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं। इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स। देखिए आप नाम ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे कि जो हमारा स्मरण शक्ति होता है ना, उसको कार्टेक्स में मापा जाता है। लेकिन यहाँ कार्टेक्स क्या है कि हार्ट, ये सॉरी, यहाँ जो आप जो ये देख रहे हैं किडनी, किडनी का जो बाहरी भाग होता है ना, उसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, और इसके प्रवेश द्वार जो होता है ना उसको रेनल हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कार्टेक्स जो होता है ना, ये स्मरण शक्ति को मापते हैं कार्टेक्स में, यानी आईक्यू लेवल को मापा जाता है। कल ही के क्लास में हम बताए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि बाहरी भाग, यानी किडनी के बाहरी भाग को भी कार्टेक्स कहा जाता है। एक बात आप याद रखेंगे कि आपको हम बताएं कि किडनी जो होता है ना, वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। कौन सी झिल्ली, पेरिटोनियम नामक झिल्ली। पेरिटोनियम नामक झिल्ली आप याद रखेंगे कि किडनी जो सुरक्षित रहता है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। मैं इसी पे लिख देता हूं यहीं पर। देखिए ये जो है देख रहे हैं किडनी, ये पेरिटोनियम, कौन सी झिल्ली, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम नामक झिल्ली। तो देखिए हमारा जो किडनी है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। किस में बंद रहता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। आइए समझते हैं कि मूत्र का निर्माण इसमें होता है, किडनी में होता है। आप समझते होंगे कि आपका पेशाब जो होता है, यानी मूत्र जो होता है, वो पीला क्यों पड़ जाता है। तो देखिए पेशाब का जो पीला रंग होता है, पीला, पेशाब का जो पीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। आप याद रखेंगे। देखिए कभी कभी आप दवा भी खा लेते होंगे, तो आपको दवा खाने से भी आपका पेशाब का रंग पीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि दवा का असर शरीर को जितना जरूरत रहता है वो शरीर आपसे ले लेता है, लेकिन जो बचा हुआ जो भाग होता है दवा का असर, वो क्या करता है कि वो पेशाब में चला जाता है, वो किडनी के पास चला जाता है। किडनी क्या करता है कि पेशाब का निर्माण करता है, उसमें मिला देता है, पेशाब के रास्ते आपका वो दवा बाहर चला जाता है। तो वो पेशाब का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि लैट्रिन का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो बिलुरबिन के कारण। तो लैट्रिन का पीला रंग, बिलुरबिन, देखिए आप सेम नहीं मार देंगे कि लैट्रिन का पीला रंग भी बिलुरबिन के कारण, पेशाब का भी पीला रंग बिलुरबिन के कारण, नहीं। आप ध्यान से याद रखेंगे कि पेशाब का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि लैट्रिन का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, बिलुरबिन के कारण। किसके कारण होता है, बिलुरबिन के कारण। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे, यानी वृक्क और किडनी के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। चलिए इसको मैं अब आंतरिक, इसको आपने क्या देखा कि इसके आंतरिक जो भाग होता है, इसके आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, और इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। देखिए इसमें जो आप देखेंगे कि किडनी में हमारा एक किडनी का जो वजन होता है ना, वो लगभग 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन, एक किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम, लगभग 140 ग्राम। प्रत्येक किडनी का वजन क्या होता है,
प्रत्येक किडनी, तो आपके पास कितनी किडनी है? मानव में 2 किडनी, स्तनधारी में 2 किडनी होती है, तो एक किडनी का वजन 140 ग्राम, तो 2 किडनी का आप तो खुद ही कर लेंगे भाई 280 ग्राम। तो आपका एक किडनी जो होता है ना, इसका वजन जो होता है वो लगभग 140 ग्राम, कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। और इसी एक किडनी में जो नसें होती है ना, वो 1,30,000 नस होती है। कितना होती है? 1,30,000 नस होती है। और उस नशे को जो है कि इसको यूनिट में, आप बताइए कि किसी चीज का तो यूनिट होता है, तो इस नस का भी यूनिट होगा ना भाई, किडनी का, इसका भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा। जैसे चीनी लेने जाते हैं केजी में, तेल लेने जाते हैं लीटर में लेते हैं, केजी में भी ले लेते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर होता है किसमें मापा जाता है? आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। जो हमारा विद्युत जो लाइट आता है उसको एम्पियर में मापते हैं। तो सब चीज का यूनिट अलग अलग ना है, सब चीज का यूनिट। जैसे आप बाजार जाएंगे और कहेंगे कि हमको 500 न्यूटन आलू चाहिए, तो 500 न्यूटन आलू, वो तो समझेगा ही नहीं कि न्यूटन में आलू हम कैसे दें। देखिए यूनिट जो हमारे, देखिए यूनिट वो सही है, लेकिन जो यूनिट हमारे यहाँ फेमस है उसी का ना यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए कि हमारा किडनी, एक किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है, और उसमें जो होता है ना कि 1,30,000, कितना? 1,30,000, 1,30,000 नसें होती है। एक किडनी में 1,30,000 नसें होती है, तो आप समझ सकते हैं। और उस नस को ही नेफ्रॉन कहा जाता है। आप बताइए कि आप नेफ्रॉन और कहां पढ़े थे? जब हम आपको बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, जूलॉजी, तब हम सेल बता रहे थे, यानी कोशिका बता रहे थे। तब हम बताए थे आपको कि मरी हुई कोशिका को नेफ्रॉन कहा जाता है। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया था, किंतु उन्हें ना मरा हुआ कोशिका को खोजा था, इसलिए मरा हुआ कोशिका को खोजा था, और मरा हुआ कोशिका को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि हमारा किडनी जो होता है ना, एक किडनी में जो होता है कि प्रत्येक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है, उसमें 1,30,000 नसें होती है, और उस नशे को ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। उस नशे को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और हमारे किडनी में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है ना, वो 8 लाख होती है। कितना होती है? 8 लाख। कितना? आप याद रखेंगे कि 8 लाख नस होती है। कितना होती है? 8 लाख नस होती है। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे, किडनी के बारे में। यानी ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र समाप्त हो चुका है। कल के क्लास में मिलेंगे और हम किसके बारे में बताएंगे? ग्लैंड के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका ग्लैंड का चर्चा आया है, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड को भी हम किस में बताएंगे? यानी कि उसी में बताएंगे। किस में? इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।